हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के लिए जो हमारे 30 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही थी उसका हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से मतलब है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरीके से विकलांग होते हैं या जिनकी बुद्धि जो है कमज़ोर होती है। उनके लिए अलग प्रकार से उनकी विकास अवस्था अलग अलग होती है, उन्हें अलग प्रकार से शिक्षा दी जाती है। तो वो क्वेश्चन हम उस प्रकार के क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सुपरवाइज़र के सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है, कितनी होती है। इससे संबंधित पहले मैं आपको बहुत कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ। कॉपी पेन उठा लीजिएगा, क्योंकि मैं इनमें सबकी बताने वाली हूँ किस प्रकार के बालक की कितनी बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो विलियम स्टर्न थे, उन्होंने बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में IQ बोला जाता है। और विलियम स्टर्न ने, यार ये नाम भी याद रखना, विलियम स्टर्न ने 1912 में ये IQ या बुद्धि लब्धि नामक अवधारणा का सुझाव दिया। ये एक परीक्षण के अंकों को बताती है जो कि वृद्धि का आकलन और वृद्धि का मापन करता है। तो आपको ये समझना है कि बुद्धि लब्धि किसने दी है, स्टर्न ने दी है। किसने दी है, स्टर्न ने दी है। कब दी है स्टर्न ने 1912 में दी है। और ये क्या बताती है, ये एक बुद्धि का आकलन करती है और उसका मापक करती है अंकों के द्वारा। एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि या IQ को एक सूत्र के द्वारा प्रतिपादित करते हैं, जिसमें सूत्र क्या होता है, सबसे पहले उसकी व्यक्ति की मानसिक जो है एज आ जाती है कि उसकी मानसिक उम्र कितनी है, बटे में उसकी जो भी उसकी उम्र चल रही होती है क्रोनोलॉजिकल, तो वो क्रोनोलॉजिकल एज आ जाती है उसकी इंटू 100। तो इस प्रकार से आप एक किसी भी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि या IQ निकाल सकते हो। तो IQ का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ऊपर लिखा होता है उसकी मानसिक जो भी आयु होती है। हर बच्चा जो होता है उस उम्र के अकॉर्डिंग जो जिनका मानसिक विकास होता रहता है उनकी IQ अच्छी प्रवृत्ति की होती है। लेकिन उम्र बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, लेकिन मानसिक विकास नहीं होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एक 15 साल का बच्चा भी है तो वो 2-3 साल के बच्चों जैसा बिहेव करता है। कभी कभी 21 साल का बच्चा भी बहुत कम एज वाले बच्चों जैसे बिहेव करता है। नहीं, 21 साल में बच्चा क्यों होगा, 21 साल में जो भी युवा या युवती होगी तो वो भी बच्चे जैसा भी आप व्यवहार करने लगता है। तो बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है। तो उसी से हम किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि को, और ये बुद्धि लब्धि के द्वारा किसी भी बच्चे के विकास के स्तर को हम जान पाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। कब दिया था, 1912 में दिया था। किसी भी बच्चे के जो भी उसके अंकों के आधार पर उसकी IQ बताई जाती है। और मानसिक आयु जो होती है बौद्धिक विकास, मतलब उसके बुद्धि किस प्रकार से काम कर रही है। तो जो मानसिक आयु होती है उसके बौद्धिक विकास पर आधारित होती है। और जो एक क्रोनोलॉजिकल जो आयु होती है, इसको कालानुक्रमिक आयु बोलते हैं, वो आयु वर्षों में होती है। तो बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, तो पहले होती है उसकी व्यक्ति की मानसिक आयु, बटे होती है उसकी जो भी काल के अनुसार जो भी उसकी ओरिजिनल उम्र होती है इंटू 100। इसके द्वारा हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछना है, एक मंद बुद्धि बालक की जो IQ होती है वो कितनी होती है। मंद बुद्धि जो बालक की आयु होती है वो 60 से 59 होती है, मतलब 50 से 59 के बीच होती है एक मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि। आपको याद रखना है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि या मंद बुद्धि बालक की IQ कितनी होती है, तो 50 से 59 या 60 से कम होती है। सबसे जो श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि होती अच्छे बुद्धिमान छात्र होते हैं उसको बोलते हैं प्रतिभावान। और प्रतिभावान छात्रों की जो बुद्धि लब्धि सीमा होती है या IQ लिमिट होती है वो 140 से अधिक होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। प्रतिभावान के बाद आते हैं अतिश्रेष्ठ। प्रतिभावान के बाद क्या आते हैं, अतिश्रेष्ठ आते हैं। अतिश्रेष्ठ की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से 139 होती है। प्रतिभावान की कितनी होती है, 140 प्लस होती है। श्रेष्ठ, एक तो प्रतिभावान हो गया, प्रतिभावान के बाद आता है अतिश्रेष्ठ। अतिश्रेष्ठ की होती है 130 से 139। इसके बाद आ जाता है श्रेष्ठ।
इसके बाद कितनी क्या आ जाता है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ की IQ कितनी होती है, श्रेष्ठ की होती है 120 से 129। फिर आता है सामान्य से अधिक। सामान्य से अधिक होती है 110 से 119। कितनी, 110 से 119। फिर आता है सामान्य। एक तो सामान्य से अधिक होता है, तो सामान्य से अधिक 110 से 119 होता है, और सामान्य होता है 90 से 109। फिर होता है सामान्य से कम। सामान्य से कम की होती है 80 से 89। फिर होती है सुस्त। सुस्त या सीमा रेखा। सीमा रेखा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा रेखा कितने IQ पे होती है, 70 से 79। 70 से 79 सीमा रेखा होती है। फिर मंद बुद्धि और मूर्ख आ जाते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है। फिर आते हैं कमज़ोर। कमज़ोर की 25 से 49 होती है। फिर आते हैं जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि 0 से 24 होती है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि लब्धि की मैंने बताई, इसका जो ग्रुप बनाया है सुपरवाइज़र का, इस पूरी PDF को किसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है मैं आपके उस ग्रुप में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित जो शिक्षा होती है उसके प्रमुख तत्व क्या होते हैं। छात्र केंद्रित मतलब ऐसी शिक्षा जो छात्र बेस्ड होती है, केवल छात्रों को ही उसमें केंद्रित किया जाता है। उत्प्रेरण मतलब उत्प्रेरक करने वाली, मतलब प्रेरणा देने वाली। अभिप्रेरण मतलब अंदर से प्रेरित करना। संप्रेषण मतलब अपनी बात दूसरे से कहना। तो ये सभी कारण होते हैं छात्र केंद्रित शिक्षा के, ये तीनों ही कारण होते हैं। अगला है सीखने के प्रति रुचि का मुख्य आधार है। एक बच्चा है और वो कुछ अगर सीख रहा है तो कैसे अच्छे सीख पाएगा। अगर किसी बच्चे की इच्छा नहीं हो और जबरन उसे शिक्षा दी जा रही हो, जबरन उसे सिखाया जा रहा हो, तो बिल्कुल नहीं सीखेगी। जब ही जैसे ही उसकी इच्छा होगी, आपका भी पढ़ने में मन होगा, तभी आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। और आपको बोले ज़बरदस्ती कोई बोले कि नहीं पढ़ो आप, तो आप वो नहीं देख कर पाएंगे। तो सीखने के प्रति रुचि का आधार क्या हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद ही कर लो, अभी लिख ही लो। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना है तथा उनके संरक्षण के लिए उपाय बताना है। उक्त परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा ड्रेवर की है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना है तथा उनके संरक्षण के लिए उपाय बताना है। ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा ड्रेवर ने दी है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना है तथा उनके संरक्षण का उपाय बताना है। ये किसने बोला था, ये ड्रेवर ने बोला था। किसने बोला था, ड्रेवर ने बोला था। ये याद रख लीजिएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। अगर नहीं जुड़े हो, जीके विद आकांक्षा का चैनल भी आ गया है व्हाट्सअप पर, तो वो भी व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वहाँ मिलते रहेंगे। जो आपकी प्राइवेसी रहेगी, उस पर कोई आपको सर्च नहीं कर पाएगा कि कौन जुड़ा है, नंबर नहीं सर्च कर पाएगा। तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसमें ज़रूर जुड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण मानसिक स्वास्थ्य के विकास में अधिक प्रभावशाली है। मतलब कौन सबसे ज़्यादा मानसिक विकास करेगा बच्चे का। सिनेमा, जब आप पिक्चर देखने जाएंगे उससे होगा, परिवार के साथ बैठेंगे उससे होगा, पुस्तकालय में होगा, या सुधार। देखो, पुस्तकालय में व्यक्ति का शिक्षा बढ़ सकती है, सुधारालय में व्यक्ति का कोई भी कि जिस चीज़ के लिए सुधार गृह में डाला हो उसका वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो व्यक्ति को खुश रह के ही उसका सुधर सकता है, तो वो उसके परिवार के साथ ही होता है। अगर व्यक्ति अपने परिवार के साथ है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है। तो बच्चा जितना ज़्यादा अपने परिवार के साथ रहेगा उसका मानसिक विकास उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। फ्रेंड्स, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो होना है शिफ्टों में होना है। शिफ्टों में होना है, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होना है, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, मतलब आपको हज़ारों प्रश्नों की तैयारी करना है, क्योंकि एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मार्केट से कोई एक बुक लेके अगर आप सोचो कि आप उससे आपने बहुत अच्छे से आपने तैयारी कर ली, उसको घोंट डाला तो आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अलग अलग व्यापम का एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों में होता है। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैं वीडियो में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा ला रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा
उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। मेरे जो सुपरवाइज़र, महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, मैंने उसमें एक प्रैक्टिस सेट बुक ही डाली है। वो टेस्ट, उसको आप टेस्ट समझ लीजिए, प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट में 3000 प्लस MCQ हैं। एक मैंने प्रैक्टिस बुक आपके लिए वन लाइनर की डाली है। मतलब आपको मेरे जो 7 बुकलेट का एक बॉक्स मिलता है महिला सुपरवाइज़र का, उसमें 2 बुकलेट तो प्रैक्टिस के लिए ही रखी गई हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये टोटल एक फर्स्ट जो बुकलेट मिलती है पोषण और स्वास्थ्य की, बहुत ही शानदार ये बुकलेट है। हैंड रिटन इसको तैयार किया गया है, पूरा नोट्स हैंड रिटन है। की फैक्ट, जो जैसे कि कोई थ्योरी लिखी, उस थ्योरी में से मेन फैक्ट क्या है वो निकाल के मैंने इसमें डाले हैं। इसके अलावा दूसरी है योजना एवं संस्थाओं की योजना करंट का पूरा डाटा इसमें डाला हुआ है। इसके अलावा पोषण और स्वास्थ्य की बुकलेट में ICMR रिपोर्ट भी डाली है। योजना है, महिला बाल विकास की संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य नीति है, स्वास्थ्य से संबंधित अभिकरण है, विश्व के अभिकरण है स्वास्थ्य संबंधित, भारत के अभिकरण है स्वास्थ्य संबंधित। उसके अलावा NFHS 5 रिपोर्ट है। ये सभी रिपोर्ट जनगणना से संबंधित क्वेश्चन जो कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित है, लिंगानुपात से संबंधित है, वो सभी इसमें डाले हुए हैं। इसके अलावा गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर मॉडल प्रश्न है इसमें। शिशु की प्रारंभिक देखभाल शिक्षा, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट डाले हैं। पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, उसके बाद बहुत अच्छे से वन लाइन फैक्ट भी हैं, और साथ में सिद्धांतों को भी अलग से कवर किया है। ये जो एक और ये 2 बुक, ये जो बुक है और ये जो बुक है, ये दोनों है ना प्रैक्टिस बुक है। 3000 प्लस MCQ की ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और 1000 वन लाइनर में आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद जो एक और जो आपको वॉल्यूम 6 मिलेगी, उसमें आपको नियम अधिनियम जितने भी हैं, शारीरिक संरचना से संबंधित हैं, प्रबंधकीय गुण हैं, विकास की अवधारणा, विकास से संबंधित करीब 70 क्वेश्चन मैंने ये अपने प्रैक्टिस सेट में भी डाले हैं। प्रैक्टिस, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएंगे, पंचवर्षीय योजना से करीब 70 प्रश्न बन रहे थे, 70 प्रश्न मैंने इसमें डाल दिए अलग से सेट बना के। तो वो क्वेश्चन कर लेना, वहाँ से आपको 1-2 प्रश्न बनना ही बनना है। ऐसे ही प्रश्नों को हमने कवर किया। इतने में ही नहीं मान रहे हैं हम आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड करा रहे हैं। उस ग्रुप में भी हम आपकी तैयारी कराते हैं। उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें जो एग्ज़ाम में आना ही है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो लोग हमारे से विश्वास किए हैं, हमारे नोट्स लिए हैं, उनको हम केवल नोट्स दे के फ्री नहीं हुए हैं। हम ग्रुप भी बनाए और ग्रुप में भी उनकी तैयारी करवा रहे हैं। और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद ग्रुप में तैयारी और भी तेज़ होने वाली है। हर दिन आप करीब 100-200 प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो ऑफलाइन आपको हमारे नोट्स मिलेंगे आपके घर पे, और ऑनलाइन आपको ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी। जो जैसे ही आप नोट का पेमेंट करते हैं, आपको अगर नोट लेना है तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है हर जगह, 6260190944। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको इसको व्हाट्सअप करके मुझे हाय लिख के भेजना है। आपको बताना है कि आपको नोट्स लेना है। आप पेमेंट करेंगे, अपना पूरा एड्रेस भेजेंगे, तुरंत आपको एक ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा और 6 से 7 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट आपको हमारे नोट्स के साथ मिलेगा। ऐसे ही बुकलेट आपको मिलेगी, ऐसे ही ग्लॉसी लगी हुई मिलेगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, मुझे जुड़ जाइएगा। साथ में आप अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो कि पब्लिक ग्रुप है, तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार, विद्यालय एवं सामाजिक परिवेश बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से घटक हैं? शारीरिक, देखो शारीरिक तो करेगा नहीं, क्योंकि शारीरिक तो मतलब शरीर के कोई अंग अगर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं तो वो तो शारीरिक तो होगा नहीं। वंशानुगत की बात करें तो वंशानुगत भी नहीं होगा। वंशानुगत में ये सभी लोग नहीं। परिवार वंशानुगत में कैसे आ जाएगा आप बताइए? तो परिवार वंशानुगत भी नहीं होगा, आंतरिक भी नहीं होगा, होगा तो पर्यावरणीय होगा। क्यों होगा पर्यावरणीय? क्योंकि सामाजिक परिवेश हमारे चारों तरफ है, समाज हमारे चारों तरफ है। पर्यावरण की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, जो हमको चारों ओर से घेरे हुए उसको हम पर्यावरण कहते हैं। और ये बोल रहे हैं कि परिवार, विद्यालय एवं सामाजिक, परिवार में घर भी आ जाएगा, समाज में समाज भी आ जाएगा, विद्यालय में जहाँ जहाँ बच्चा आता है, मतलब चारों तरफ की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? पर्यावरणीय। तो परिवार, विद्यालय एवं सामाजिक परिवेश के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से घटक हैं? तो ये पर्यावरणीय घटक हैं।
ये नोट्स की मैंने आपको भी बता दिया है, प्रैक्टिस सेट ही बता दिया है। पिछड़े हुए बालकों की मंद बुद्धि लब्धि कितनी होती है? पिछड़े हुए बुद्धि लब्धि मैंने भी बताया। बुद्धि लब्धि की परिभाषा किसने दी थी? स्टर्न ने दी थी। कब दी थी? 1912 में दी थी। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होती है वो किसकी होती है? प्रतिभावान की होती है। प्रतिभावान की कितनी होती है? 140। 800 से कम तो होती नहीं है, 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बच्चों की। 70 से कम की बात करें कि 70 से कम किसकी होती है, तो 70 से कम मंद बुद्धि और मूर्ख लोगों की होती है। अगर बात करें 85 से कम, तो 85 से जो सामान्य से कम होगा वो 85 का होगा। आपसे तो सामान्य से कम मतलब होता है पिछड़ा, सामान्य से थोड़ा सा कम को ही हम क्या बोलते हैं? पिछड़ा। तो 85 से कम हो जाएगी IQ या मंद बुद्धि लब्धि किसकी हो जाएगी? 85 से कम। 85 से कम बुद्धि लब्धि किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पिछड़े बालक की। पिछड़े बालक की मंद बुद्धि 85 से कम हो जाएगी। आपसे पूछे 100 से कम बुद्धि लब्धि किसकी होती है? 100 सामान्य से जो कम होगा उसकी बुद्धि लब्धि 100 से कम हो जाएगी। यहाँ पर पिछड़े बालक की पूछ रहे हैं तो कितनी रहेगी? 85 से कम। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे जो भी व्यक्ति की क्रोनोलॉजिकल आयु होगी वो इंटू 100, उससे आप बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। स्टर्न ने इसकी परिभाषा दी थी, ये सभी आपको याद रखना है। प्रतिभावान जो बालक होता है उसमें क्या गुण नहीं होता? सबसे पहले प्रतिभावान बालक की IQ याद कर लीजिए, कितनी होती है? 140 प्लस होती है। प्रतिभावान जो बालक होता है उसकी IQ क्या होती है? उसकी IQ होती है 140 प्लस, मतलब 140 से ज़्यादा। अब जो प्रतिभावान बालक होता है वो कैसा होता है? ईमानदार होता है, बिल्कुल होता है। कर्तव्यनिष्ठ होता है, ये भी होता है। समय का पाबंद होता है, ये भी होता है। बातूनीपन, वो बातें नहीं देता, क्योंकि अगर प्रतिभावान बच्चा रहेगा, होशियार बच्चा रहेगा तो वो बातें देने में अपना समय वेस्ट नहीं करेगा। उसकी बजाय वो अपना दिमाग कहीं दूसरी जगह लगा के कोई सृजनात्मक कार्यों में लगाएगा और कोई चीज़ अच्छा करेगा। बातूनीपन जो होता है प्रतिभावान बालक का एक लक्षण नहीं होता, या प्रतिभावान बालक का एक गुण नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बातूनीपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े हुए बालकों की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है? क्या बोल रहे हैं? पिछड़े हुए बालक की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है? ड्रेवर ने, मेंडल ने, सिरिल वर्ट ने या क्रोएन को? इनको नॉर्मली वर्ट कहा जाता है, इन्होंने ही ये परिभाषा दी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछड़े हुए बालक की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है? वर्ट ने दी है। इनकी एक पुस्तक थी द बैकवर्ड चाइल्ड। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था द बैक। ये भी याद रखो, ये भी पूछ सकते हैं कि जो द बैकवर्ड चाइल्ड है वो किसकी पुस्तक है? तो ये वर्ट की पुस्तक है। इन्होंने पिछड़े बालक की उसमें बोला है कि वह बालक जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में अपनी अवस्था के अनुरूप उस कक्षा से नीचे वाली कक्षा का भी कार्य नहीं कर पाता। बट ने क्या बोला है कि ऐसे बालक जो जिस कक्षा में है उसके नीचे वाली कक्षा वाले का भी काम पूरा नहीं कर पाता, उसका भी सिलेबस को नहीं पढ़ पाता है, उसको भी पढ़ नहीं पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसको पिछड़ा बालक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिछड़े हुए बालक की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है? सिरिल वर्ट ने दी है। सिरिल वर्ट ने अपनी पुस्तक द बैकवर्ड चाइल्ड में दी है। उन्होंने क्या बोला है कि वह बालक जो अपने स्कूली जीवन के मध्यकाल में अपनी अवस्था के अनुरूप उस कक्षा से नीचे वाली कक्षा का भी, खुद की कक्षा का तो कर ही नहीं पा रहा है बल्कि अपनी नीचे वाली कक्षा का भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको उन्होंने पिछड़े हुए बालक की संज्ञा दी है। अगला है, प्रतिभावान जो बालक होते हैं वो किस प्रकार के खेल पसंद करते हैं? मानसिक, शारीरिक, घरेलू या बाहरी? तो प्रतिभावान जो बालक होते हैं वो मानसिक खेल पसंद करते हैं। प्रतिभावान बालक किस प्रकार के खेल पसंद करते हैं? मानसिक खेल पसंद करते हैं। जैसे कि इसके अलावा मानसिक चिंता युक्त बात, जैसे कि भाषण में हिस्सा लेना, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, ये प्रतिभाशील बालक की निशानी है। खेलों में भी वो बहुत रुचि लेते हैं, खेलों में भी उनका बहुत ज़्यादा झुकाव होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो
होता है वो मानसिक चिंतन पाया जाता है। और ये भी पूछ सकते हैं प्रतिभाशील जो बालक होते हैं उनमें किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रतिभाशील बालकों में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। तो उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है, मतलब वो संवेदनशील होते हैं हर किसी चीज़ के लिए और अपनी समस्या समाधान जो भी उनको समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। अगर उन्होंने किसी चीज़ को अपना लक्ष्य बना लिया है तो वो कितना भी हार जाएं लेकिन उस चीज़ के पीछे पड़े हुए होते हैं। ये उच्च स्तर के धनी होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया 140 प्लस इनकी IQ होती है और वे समान अनुभव और पर्यावरण के साथ और लोगों की तुलना में उच्च स्तर प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा इनके पास अपसारी चिंतन होता है, मतलब ये संवेदनशील होते हैं। वे चीज़ों को करके देखना पसंद करते हैं, किसी ने बोला उस पर बिलीव नहीं करते हैं और जानकारी एकत्रित करते हैं, फिर उसको समझते हैं, खुद के प्रयोगों के बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं उसी को ही वो सही मानते हैं। तो ये प्रतिभाशील बालक की निशानी में आता है। अगला क्वेश्चन है, विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना धर कर जाती है? सुस्ती, काल्पनिक अस्वस्थता, आत्मदैन या स्वाभिमान। देखो सुस्ती तो आलसी बालक होता है, विकलांग नहीं होता है। काल्पनिक अस्वस्थता मतलब कल्पना नहीं कर पाएगा, ऐसा भी ये भी नहीं होता है। स्वाभिमानी तो बिल्कुल नहीं होता है। स्वाभिमान होना तो एक अच्छी चीज़ है, भावना को घर कर जाना स्वाभिमान है। एक ही लक्षण लग रहा है। आत्मदैन को बोल सकते हैं हीनता की भावना, उनमें हीनता की भावना आ सकती है। विकलांग बच्चों में किस प्रकार की भावना आ सकती है? हीनता की भावना आती है, क्योंकि विकलांग बालकों की जो मानसिक योग्यता होती है वो साधारण होती है या फिर तीव्र होती है, लेकिन शारीरिक दोष के कारण अगर उनको सब लोग इतने अच्छे हैं, सबका शरीर अच्छा है और मेरे साथ ही ऐसा है, तो ये उनके पास जो भावना है वो धर कर जाती है। ऐसे बच्चों को एक अच्छे से परवरिश की आवश्यकता होती है, अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है और उनके अनुरूप ही विद्यालय भी खोले जाना चाहिए। अगला है, गृह कार्य समय पर पूरा न होने वाला बालक कौन सा होता है? पिछड़ा, अपंग, पिछड़ा हुआ बाल अपराधी या मंदू। तो पिछड़ा हुआ बालक होता है। जो बालक जो समय पर काम नहीं, अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है वो कैसा होता है? वो पिछड़ा बालक होता है। समस्यात्मक बालक का व्यवहार कैसा होता है? ऐसे बालक जो समस्यात्मक बालक होते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं समझते तो हैं ही नहीं है, बल्कि समस्याएं खड़ी भी कर देते हैं। समस्यात्मक बालक खराब होता है, अच्छा होता है, साधारण होता है, असाधारण होता है। समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिन्हें पालना या शिक्षित करना बहुत कठिन होता है। पेरेंट्स को भी बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चे को पालना, और कक्षा में भी पढ़ाना शिक्षक के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे खुद में नियंत्रित नहीं होते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि समस्यात्मक बालक की परिभाषा अगर बोली जाएगा तो वो आत्मनियंत्रित नहीं होते हैं, अपने असामाजिक व्यवहार के लिए ये बदनाम होते हैं, इनमें आक्रामकता पाई जाती है। तो ये समस्यात्मक बालक होते हैं। और बैलेंटाइन ने कहा है कि समस्यात्मक बालक वो होते हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असाधारण होता है। तो आपको याद रखना है समस्यात्मक बालक का व्यवहार कैसा होता है? असाधारण होता है। फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो लोग भी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो हम और भी जो लोग भी कमेंट करेंगे तो सबका नाम याद हो जाता है कि कौन कौन कमेंट करते हैं, साथ में हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं। सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर, आपको पसंद आए होंगे। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम अधिनियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ में MPSC प्री के लिए एक रात को वीडियो लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।